नमस्कार। अभी आप सर्वोदय विकास कोचिंग के इस चैनल को देख रहे हैं और आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाले हैं जो कि इस बार जो बिहार बोर्ड के जो रिजल्ट आया है, मार्क्स रिजल्ट आया, उसमें जो है हमारे इस कोचिंग के टॉप 10 स्टूडेंट है। उनमें से एक ये भी हैं जिनसे आपको आज हम मिलाने वाले हैं और जिनका नाम है चंचल कुमारी। उनका 427 मार्क्स आया है आउट ऑफ 500 और उन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे कि अपना रिजल्ट वो कैसे इतना जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाए और इनका जो मेहनत है, जो इतना नंबर लाए हैं, और आने वाले जो बच्चे लोग हैं बिहार बोर्ड जो अगले ईयर एग्ज़ाम देंगे 2025 में, उनको इनका क्या संदेश रहेगा उस बच्चों के लिए। तो सबसे पहले चंचल कुमारी, आप 427 नंबर लाए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और आप जो है इतना नंबर लाए, आपका जो सफलता का जो आप इतना नंबर लाए उसका रणनीति क्या है? रणनीति में मतलब सबसे मेन होता है एक रूटीन फॉलो करना, जिसमें मतलब उस रूटीन को हम अगर अच्छे से पालन करें तो हमको मतलब बहुत ज़्यादा ही उसका लाभ होता है। इसमें होता है मतलब हम अपने 10th के दौरान हम अपना रूटीन में लगभग सुबह 4 बजे के आसपास हम उठ जाते थे और उसमें हम मतलब ऐसा काम करते थे जिसमें 1 लाइन क्वेश्चन होता है, डायरेक्टली उसको मेरे बोर्ड एग्जाम से ही मतलब होता था कनेक्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप होता था। और उसके बाद कोचिंग के द्वारा भी कुछ कुछ दिया जाता था जिसको याद करने वाला, तो उसको उस टाइम कर देते तो ज़्यादा शार्पनेस जो होता है उसके हिसाब से मेरे मतलब अच्छे से याद भी होता था। और उसके बाद तुरंत हम मतलब 6 बजे के आसपास मेरा कोचिंग भी रहता था, तो आते थे। उसके बाद पूछताछ होता था, फिर उसमें भी मेरा रिवीजन होता और उसके दौरान मतलब वो याद भी करते थे। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? आपने जो इतना नंबर लाया है उनमें किन का योगदान रहा है, किनको आप इनकी सफलता का श्रेय देना चाहते हैं? इस सफलता के श्रेय में मतलब अपने मम्मी पापा, उसके बाद सर्वोदय विकास कोचिंग सेंटर को देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के दौरान ही हम इतना नंबर के आसपास गए भी। क्योंकि मतलब सर्वोदय विकास कोचिंग सेंटर एक ऐसी संस्था है जो बहुत पहले से भी है, जिसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर से पास भी किए हैं। वहाँ सब सब्जेक्ट पे सब टीचर के द्वारा भी ध्यान दिया जाता है अलग अलग तरीक़ों से। और टेस्ट का भी मतलब हमेशा टेस्ट 1 सप्ताह के अंदर में उतना ही होना होता है, क्योंकि कभी भी टेस्ट वेस्ट में लेट नहीं होता है। उसके बाद हम मेरे भी 10th के दौरान में मतलब लगभग 65 के आसपास टेस्ट हम दिए हैं, एक भी टेस्ट एब्सेंट नहीं किए। टेस्ट तो एक साल में टोटल 65 टेस्ट हुआ है। हाँ, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बट के था। अच्छा। ऑनलाइन 25 के आसपास था, उसके बाद सारा ऑफलाइन है। और एक भी टेस्ट हम एब्सेंट नहीं किए, क्योंकि टेस्ट भी बहुत मैटर करता है। जितना पढ़ते हैं उसमें टेस्ट का भी बहुत होता है। अगर हम टेस्ट में किसी क्वेश्चन को हम अगर घर पे नहीं बना सकते हैं और टेस्ट में वो रहता है तो उस पर ज़्यादा फोकस भी होता है। नया नया तरीका का क्वेश्चन बनाते बनाते आदमी एक अच्छा लेवल से तैयार हो ही जाता है। इसलिए मेरे ट्यूशन में बहुत ज़्यादा ही टेस्ट का भी ये रहता है। ऑनलाइन टेस्ट से एक बात है कि स्टूडेंट सब जो है, जैसे कि अभी 10वां में पढ़ रहे हैं और वो जो स्टूडेंट सब है मोबाइल वगैरह इस सब के चक्कर में जो ज़्यादा यूज करते हैं, मोबाइल की एक तरीका से जो है लत लग गया है, तो उसको कैसे कम करें और जो चीज़ इम्पोर्टेंस है वही चीज़ मोबाइल में देखें, ना कि अदर चीज़ सब, जैसे कि तो सोशल मीडिया का कम यूज करना बच्चे सबको। इसमें भी है, सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा मतलब दूरी बना सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाता है उसमें। हमको खुद पता नहीं चलता कि मेरा इतना ज़्यादा टाइम किल है, क्योंकि फ़ोन से तो बहुत ज़्यादा ही दूरी, बस उतना ही यूज़ करें जितना हमको ज़रूरत है। और उसको हमारे कोचिंग के द्वारा कुछ ज़रूरत है, कुछ थोड़ा बहुत स्कूल का, वही सब यूज़ करें और ज़्यादा अदर चीज़ में हम दिमाग ज़्यादा नहीं दें। और उसी टाइम को बचा करके हम अपना पढ़ाई में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, और वही करना भी चाहिए। हम सभी फ़ोन से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए हैं। अच्छा, अब जो है आप जो ये सब बात होगी, आप आने वाले जो बच्चे हैं जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे, 2025 का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनको बारे में आप क्या कहना चाहें? उनके बारे में जो कैसा तैयारी रखे वो अपने आप को, जो आने वाले जो दिन है, जो ईयर है इस एग्ज़ाम का, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करें। उनके लिए तो मेरा सलाह है, जो पहले तो जितना भी कोचिंग के द्वारा दिया जाता है
उसको 100% करे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए उसका अपना पूरा 100% देंगे तभी जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं, और उसमें लापरवाही तो एकदम नहीं चलेगा। और उसके बाद ये मतलब हमारा लैंग्वेज पेपर जो 2 है उसको तो जैसे होता है लैंग्वेज पेपर तो बाद में भी ध्यान देंगे, ये नहीं होना चाहिए। उसको शुरू से ही और उसको मतलब हमेशा रिवीजन में भी रखना चाहिए। किसी चीज़ को पढ़ा दिया और उसको अब छोड़ दिए, ये नहीं होना चाहिए। और रिवीजन में एकदम बराबर में रखना चाहिए। और जैसे हम ग्रुप में ही बैठे हुए हैं, किसी किसी क्वेश्चन का डिस्कशन करते रहेंगे तो ज़्यादा ऐसे रहेगा कि हम किसी क्वेश्चन को मेरे से मिस नहीं हुआ है, वो सब रहेगा। और इसमें भी हम मेरे दौरान भी जो तैयारी है उसमें मतलब हम भी 1 सप्ताह 10 दिन के आसपास हर एक चीज़ का रिवीजन करते थे, क्योंकि दिमागी तो है, थोड़ा सा अगर हम इग्नोर करेंगे तो वो इग्नोर ही हो जाएगा। कंटिन्यूअस रखने से कोई भी चीज़ याद होता है, भूलते नहीं उस बात को। हाँ, तो इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस ये सब तो सब पढ़ते हैं और सबका भी रहता है, और लगभग सब बच्चा जितना अच्छा करना चाहेंगे उतना अच्छा उसमें हो भी जाएगा। लेकिन उसका लैंग्वेज पेपर जो 200 नंबर का होता है, क्योंकि अगर हम 500 नंबर में 300 नंबर ले भी आएंगे तो 200 नंबर जरूरी है, उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर एक बारीकियों को ध्यान से पढ़ना हाँ, चाहिए। किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, कोई टॉपिक को। और कोचिंग जितना हो सके उतना आना ही होगा, क्योंकि अब्सेंट करेंगे तो हम अगर आज अब्सेंट किए तो कल तो हम कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या किए, फिर परसों का छूट जाएगा। परसों अगर 2 दिन मैनेज कर रहे तो 2 दिन पिछला छूट गया। इस सब को भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लेकर के कोचिंग तो अब्सेंट नहीं, क्योंकि हमको नहीं लगता क्योंकि हम 1 या 2 दिन में अब्सेंट किए होंगे, नहीं तो पूरे साल लगभग पूरे साल हम अच्छे से किए हैं। इसलिए किसी टॉपिक से ऐसा लगा ही नहीं क्योंकि वो टॉपिक मेरे अंदर नहीं है या फिर मेरे टॉपिक से हट के क्वेश्चन है वो मेरे बुक में। अब्सेंट करने से बच्चे सबका जो पढ़ाई का लय होता है वो एक टूट जाता है, कंटिन्यूअस नहीं रह पाता। और जब भी अब्सेंट करता है तो मन में जो है अलग अलग फीलिंग, नकारात्मक थिंकिंग सब होते रहता है, जो आज नहीं गए तो क्या होगा, कल से फिर पूरा कर लेंगे होमवर्क को। ये सब के जो हैबिट लग जाता है बच्चे सबको अब्सेंट करने से, और वही बच्चे सबको कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट में या फिर पीछे रहना पड़ता है उसको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को हमेशा जो है पढ़ाई के प्रति एक अच्छा तरीका से रहना चाहिए, समझ रहना चाहिए और समझना चाहिए कि पढ़ाई का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टडी। तभी जो है बच्चा जो है अपने जीवन में सफल हो पाता है। और आप जो है आपका एम क्या है, अब इतना नंबर लाए हैं और फिर इंटर में ग्रेजुएशन, या फिर आपका लक्ष्य क्या है, आप जो बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? हम बड़े होके मतलब चाहते हैं कि मेरा कुछ भी हो, मतलब हम सोच लिए हैं, लेकिन ऐसा करना है जिससे हमको मेरा और मेरे घर का और परिवार का स्थिति जितना है उससे बेटर करे और ज़्यादा। इसमें भी मेरा खुद का एक चॉइस होता है, उसके हिसाब से हमको मेडिकल फील्ड ज़्यादा अच्छा लगा है मेरे लिए, और हम उसके लिए प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। मेडिकल में जैसे कि डॉक्टर या फिर? हाँ, नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके लिए अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप अगला जो बात होगा यहाँ पे कि आप जो है अपने जो यहाँ का जो कोचिंग में इतना निर्णय है, तो आपको क्या अच्छा लगा इस कोचिंग में, और इस कोचिंग में क्या आपको नहीं पसंद पड़ा, क्या अच्छा पसंद पड़ा और क्या ना पसंद पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा कहिए। इस कोचिंग में मतलब पसंद के लिए बोला जाए तो किसको ना पसंद करे यही कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बारीकी से सब कुछ को ध्यान में दिया जाता है। किस स्थिति से बच्चा है, क्या उसका स्थिति है, उसको भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद किसका क्या लेवल है, किसको किस तरीका से समझना है वो भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद इस सब के दौरान मेरा भी मतलब आए थे तो हमको भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जो मतलब 400 प्लस भी होगा, क्योंकि हमको जैसे सब पढ़ता था वैसे ही पढ़ते थे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इतना ज़्यादा मतलब 150 के आसपास बच्चा के साथ रहना, उसके बाद हर के साथ कंपटीशन होना अलग तरीका का। उसमें कंपटीशन के दौरान जो होता है वो इनर्जेटिक कर देता है, जो नहीं वो मेरे से ज़्यादा है तो हम भी उससे ज़्यादा करेंगे। इस सब को लेकर के ये सब तो इस कोचिंग में मतलब लगा ही रहता है। उसके बाद टीचर सब जो होते हैं पर्सनली टीचर जो जिसके हैं उसके द्वारा पढ़ाते हैं, और उसमें भी कंपटीशन होता है तो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो पूरा बच्चे के साथ और टीचर सब के द्वारा जो अलग अलग तरीका से टेस्ट लिया जाता है और उसको
मतलब हम सब उसमें ज़्यादा अच्छा से परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद हम सब लाते भी हैं नंबर, और उसके बाद टीचर सब के द्वारा कुछ कुछ प्राइज़ भी दिया जाता है, वो सब भी लेते हैं, उस पर और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। चलिए, ये होता है अभी जो अपने एरिया में होता है, जैसे कि 10th बोर्ड और अदर भी जो जाते हैं, तो बच्चे सबको जैसे कि पर्सनल होम ट्यूशन वगैरह दिया जाता है। उसमें बच्चे सबका पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, बट वो जो अपने अंदर से एनर्जी होता है, जो रिजल्ट लाने के बाद होता है, जो अदर बच्चे सबकी तुलना में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट में, उनको भी लगता है कि हमको मेहनत करना चाहिए क्योंकि हमारा जो नंबर है अदर बच्चा से कम है। तो वो सब जो है पर्सनल में नहीं। होम ट्यूशन में बच्चा जो होता है जैसे कि अकेला रहता है, वहाँ पे उसको जो है उतना जुनून नहीं मिल पाता है पढ़ने का। जैसे कि यहाँ पे कोचिंग में इतना सारा स्टूडेंट रहता है और यहाँ एक दूसरे को देख करके जो मोटिवेट मिलता है, जो हमको अगर टेस्ट हुआ तो इसका मार्क्स कैसे कम आया, हमको और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए ताकि उनसे ज़्यादा नंबर आए हमको। और ये जो उत्साह होता है मन में और जुनून होता है, यही विद्यार्थी को मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि बच्चे को जो है मोटिवेट रहने से ये फ़ायदा होगा, जो एक उसके अंदर बच्चे के प्रति जो आंतरिक मोटिवेट हो जाएगा, इससे बच्चा जो है खुद से मेहनत करने लगेंगे। ठीक है, और फिर आपके लिए जो आगे बात आ रहा है कि आप जो है अपने जो यहाँ का पसंद और नापसंद है उसमें और क्या क्या कहना चाहेंगे? अपने इस कोचिंग सर्वोदय विकास कोचिंग सेंटर जो है, जिसमें नापसंद की तो पता नहीं, लेकिन किसी चीज़ को हम कह ही नहीं सकते कि जो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जितनी भी बात होती है वो पहले तो बच्चा के अकॉर्डिंग होता है, उसको क्या करना है, मतलब उसको किस प्रकार की परेशानी है, एक एक पॉइंट को देखा जाएगा कि उनको क्या चीज़ से प्रॉब्लम है, मतलब क्या चीज़ का उनको दिक्कत है, या फिर आर्थिक स्थिति भी अगर उनके पास अगर कमज़ोर है तो उनको भी कैसे आगे बढ़ाना ये भी देखा जाता है, और किसके कितना लेवल का तैयारी है और उसको कैसे कहाँ तक पहुँचाना है वो भी देखा जाता है, और भविष्य के बारे में भी सोचा जाता है। और इसमें मतलब सभी प्रकार की तैयारी से होता है, सब कुछ मतलब टेस्ट जितना भी होता है लगातार मतलब एक सप्ताह के अंदर में हो जाना ही चाहिए। और उसके बाद जैसे किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट हमको ख़त्म होने में या फिर हमको समझ नहीं आया तो उसको बता सकते हैं टीचर को, और उसके बाद वहाँ से भी सर के द्वारा भी बोला जाता है जो इस टॉपिक को अगर नहीं समझ आया तो आपको मतलब दोबारा रिवीजन के लिए भी दोबारा पढ़ाया जाएगा। उसमें रिवीजन होता है तो उसके बाद जो चाहेंगे जो हमको फिर भी नहीं आया तो पर्सनली हमको ऑफिस में जाके सर के साथ बैठ करके जितना भी नहीं आया फिर भी हम बार बार पूछ करके हमको उस टॉपिक को क्लियर करना है, उस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, ये यहाँ पर का रणनीति है। और किसी क्वेश्चन को ही नहीं छोड़ना है कि वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा या फिर सुने नहीं, ऐसा कोई बात है। एक एक पॉइंट देखना है, एक एक पॉइंट समझना है, और किसी प्रकार का कैसा क्वेश्चन रहे। और टेस्ट ही इतना ज़्यादा नहीं यहाँ ले लिया जाता है ना कि बच्चा उस लेवल के लिए कितना हार्ड क्वेश्चन ले, पता चल जाता है कि बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं वो एक तरीका से। और एक होता है ना डर सा लगता है एग्जाम में जाने के बाद, या फिर फॉर्म फिल करना ये वो ये सी, मतलब कुछ भी मतलब ये सब लेवल के लिए तैयारी यहाँ पे करवा दिया जाता है। और अदर बच्चे से हमको नहीं लगता, क्योंकि जो हमको थोड़ा सा भी मतलब टीचर के लिए जो मैम ये मैम वो ये ऐसा सब कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ सर सब कुछ सर एकदम अच्छे से बता देते हैं। फॉर्म को कैसे फिलअप करना, जैसे कि बच्चे सब बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने लिखने में, बट उसका जो फॉर्म वगैरह सब एरर हो जाता है एग्जाम के टाइम ज्यादा किल होता है उस समय, एजिटेशन हो जाते थोड़ा सा ज्यादा उसमें। ठीक है, और आपको जो यहाँ आने जो आप यहाँ आए SVCC कोचिंग में, इसका प्रेरणा आपको किन से मिला? हमको इसका मतलब SVCC कोचिंग सेंटर में आने के लिए हमको मतलब मेरे घर तो मेरी बड़ी बहन सबसे पहले पढ़ी है। मेरे घर लगभग किसी का उस टाइम नहीं था, मेरी बड़ी बहन पढ़ी है। उसके बाद वो जब ज़्यादा अच्छा यहाँ से की है तो उसके बाद मेरी मम्मी का विश्वास जगा है। उसके बाद बोली जो वहाँ मतलब सेकेंड वाली मेरी बहन है उनको भी यहीं भेजी थी। अच्छा। फिर आसपास के होते हैं थोड़ा बहुत आदमी सब थोड़ा बहुत मतलब निगेटिविटी भी देते हैं और पॉजिटिविटी भी देते हैं। हाँ। लेकिन निगेटिविटी को मेरी मम्मी थोड़ा भी ध्यान में नहीं दी उस सबको, और जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं फिर भी मेरी सब बहन का भी अच्छा न खासा नंबर आता है। और उसके बाद लगभग मेरे अगल बगल गाँव पर और सब में इस कोचिंग का अच्छा खासा इज्जत बन भी गया और है भी, और पहले से भी था, लेकिन जो होता है बाद में दिखता है वो और ज़्यादा दिखने लगा। इसको वजह से मतलब मेरी बहन भी बोली जो इधर उधर दिमाग दौड़ाने से ज़्यादा अच्छा है एक अस्थाई जगह है, विश्वास है वहाँ पे
सब अच्छा करता ही है और तुम भी अच्छा करोगी, मेहनत करोगी, तो इसके लिए हमको मेरे घर से ही सर्वोदय विकास कोचिंग सेंटर आने के लिए भेजा गया। आपके परिवार में आपको ही सबसे ज्यादा नंबर है? हाँ, मेरे परिवार में भी और लगभग मेरे बगला कमलपुर जो है उसमें लगभग अच्छी स्थिति जो कह सकते हैं उसमें मेरा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि अपने बच्चे को एक अच्छे कोचिंग में भेजे ताकि उसके जो बच्चे का करियर है, जो फ्यूचर है, वो अच्छा हो सके। जैसे कि रूरल एरिया में देखते हैं हम लोग कि बच्चा जो है गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता है, एक अच्छे मार्गदर्शन में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से बच्चा का जो फ्यूचर होता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। क्योंकि जो होता है अच्छे जगह पे देने से बच्चा का हर कुछ अच्छा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसका जो फ्यूचर कैसे वो आगे क्या करेगा उसके बारे में भी जानकारी देना एक जो है एजुकेशन के साथ बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो चीज़ पढ़ रहे हैं बच्चा उसका समझदारी होना भी ज़रूरी है और उससे आगे क्या करेंगे उसके भी बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि अभी से उस लक्ष्य के प्रति, उस एम के प्रति बच्चे को काफ़ी ज़्यादा जो है मोटिवेट मिले और उसके अंदर में जो है मोटिवेट मिले और उस जो उसका एम है उसके लिए वो अभी से कार्य करे थोड़ा थोड़ा, तो आगे एक दिन जाके हो जाएगा, वो अपने जो लक्ष्य है, एम है, वहाँ तक पहुँच जाएगा और सक्सेस हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो सबसे बड़ा भूमिका होता है वो पेरेंट्स का होता है, जो अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन करे और अच्छे कोचिंग में भेजे जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता हो, अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाता हो। हर फील्ड में बच्चे को जानकारी होना जरूरी होता है, ना कि जो है कम होना चाहिए। तो यही आज के लिए यही हो गया और इसी के साथ साथ जो है और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाए, इसके लिए आपको और ज़्यादा बधाई हो और जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे, यही मेरी शुभकामना है आपसे। थैंक यू। तो चंचल, आपसे कहना था कि आपने जो इतना नंबर लाया और आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन, उस पर आप कैसे काम करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट को। डेली रूटीन में मतलब हमको सबसे ज़्यादा होता है जो टाइम मैनेज होना चाहिए बराबर, जिसमें ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ ज़्यादा पढ़ लिया और एक दिन 2 दिन सो गए, इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए मतलब हम इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि न ज़्यादा नाइट जगे और न ज़्यादा मॉर्निंग सोए। तो इसमें मतलब सुबह में 4 बजे के आसपास उठ जाते थे और याद करने का जितना काम होता था वो उस टाइम करते थे। फिर 6 बजे से मेरा क्लास भी रहता था कोचिंग, तो 6 बजे से हम क्लास आते थे और उसके बाद 10 बजे तक मेरा ट्यूशन चलता था। उसके बाद 10 बजे के बाद मतलब 9:30 तक हम घर चले जाते, तो खाना वाना खा के उसके बाद रेडी होके स्कूल भी जाना होता था, क्योंकि स्कूल भी हम लोग को मतलब हमेशा से 9th भी गए हैं, 10th तो छोड़ेंगे नहीं सर, क्योंकि बोलते हैं जो अच्छे स्टूडेंट है उसको मतलब ध्यान अच्छे से ही देना होता है। तो उसमें सर भी बोले जो मतलब कंटिन्यू अच्छे से ध्यान भी देंगे इसको। ट्यूशन और स्कूल दोनों साथ में करते थे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था, जो किसी टॉपिक को जैसे लगता नहीं था कि भूले हैं, क्योंकि रिवीजन होते ही रहता था। तो 4 बजे के मतलब हम क्लास करते थे तो 4 बजे तक क्लास चलता था। इस बीच में किसी कारणवश या फिर मतलब किसी कारणवश अगर एक क्लास मिस भी हो गया, खाली है, तो उस टाइम हम अपना सेल्फ स्टडी कर ही लेते थे और वो करने में मेरे ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स सब भी थे, सब मिलके साथ में करते थे। और उसके बाद सर सब के द्वारा ये ऑफर भी दिया गया था टोटल बच्चों के लिए। अब कुछ होता है जो सही उपयोग करता है और कुछ नहीं भी करता है, तो उसमें सही उपयोग में हम कर ही लेते। सर बोलते थे जो किसी टॉपिक में अगर कोई समझ में नहीं आया क्लास में, या फिर कुछ और अच्छा मतलब कुछ नया क्वेश्चन तुमको बनना है या फिर पूछना है या फिर वो, तो सर भी देते थे। तो हम सर से ये काम लंच वक्त या फिर लंच वक्त तो करते ही थे, लेकिन क्लास में भी टाइम बच जाता था और किसी में टीचर में अगर लेट है या फिर किसी कारणवश एब्सेंट भी है तो ये सब होते ही रहता है, स्कूल में कभी कारण हो जाता है इस सब में। उसके बाद 4 बजे तक हम वहाँ क्लास करते थे और 5 बजे से मेरा कोचिंग भी रहता था शाम का लैंग्वेज पेपर का। तो घर जाते थे खाना खाने के बाद। इस चीज़ को तो हमेशा हम ध्यान रखे थे कि जब हम जिस क्लास के लिए या फिर कभी भी किसी चीज़ के लिए जा रहे पढ़ने के लिए, तो उसका जो होमवर्क है, जो याद करने वाला है, वो मेरा कंप्लीट होना ही चाहिए। क्योंकि इसमें मेरे टीचर भी बोलते हैं, क्योंकि ना तुम कभी मार खाई हो होमवर्क के लिए और ना कभी मतलब
सुनाने में भी पीछे रही हो, लगभग सब क्वेश्चन का आंसर देती है। तो मतलब हम इसका ध्यान रखते थे, अच्छा भी लगता था कि एक अलग मोटिवेशनल भी होते थे जो मतलब कुछ अलग कर रहे हैं सबसे। तो शाम में अगर हम आते 6 बजे के आसपास, तो लंच थोड़ा बहुत हल्का नाश्ता करके उसके बाद अपने रूम में मतलब पढ़ते और शांति से 9:30 तक हम पढ़ते। उसके बाद 10 बजे तक हम खाना खा लेते थे और उसके बाद 11:30 में मतलब 10:30 के बाद जो हो जाता तो हम मतलब सब कुछ करके सो चाहते थे कि ज़्यादा लेट न करें, क्योंकि लेट अगर ज़्यादा करेंगे तो हम सुबह में लेट उठेंगे तो क्लास में भी मन नहीं लगेगा अच्छे से। किसी टीचर भी कितना अच्छा से भी पढ़ाए तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा, इसलिए मतलब सुबह और शाम दोनों को टाइम मैनेज करना पड़ता था। कंटिन्यूटी के साथ रूटीन को फॉलो करना ही सबसे अच्छा माना जाता है, नहीं कि आप जैसे कि आप आज पढ़ लिए, आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, आज 10 घंटा पढ़ लिया और कल आप 1 भी घंटा नहीं पढ़े हैं, या फिर तो इसमें क्या होता है, जो थोड़ा सा मोटिवेशन जो होता है वो टूट जाता है और धीरे धीरे रूटीन को आप तोड़ने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट को होना चाहिए कि डेली जो है एक समान पैरेलल पढ़ना चाहिए, समान मतलब टाइम के साथ पढ़ना चाहिए। जो आज हमने अगर 3 घंटा ही पढ़ा है तो कल भी 3 घंटा पढ़ना हमको, परसों भी पढ़ना और रोज़ पढ़ना हमको। तो इससे क्या होगा, बच्चे को जो है मोटिवेट होता रहेगा और अपने अंदर जो है पढ़ाई के प्रति जो है इच्छा आता रहेगा, लगन आता रहेगा। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे बच्चे लोग, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। और जो यहाँ का जो बात है, जैसे कि हम लोग हमारे सर सबके द्वारा और यहाँ के जो टीम मेंबर है सबके द्वारा ये सब चीज़ों का पूरा ख्याल रखा जाता है कि स्टूडेंट के हित में ही काम हो। जैसे कि समय समय पर टेस्ट लेना बच्चे को, और टेस्ट में ये भी नहीं कि जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है उसी से जो है अगेन बार बार टेस्ट लेना। हर यहाँ पे जो है एक अलग से कंप्यूटर वाले सर जो है उसको हर एक सब्जेक्ट का जो है अलग अलग टाइपिंग करके उनका टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चे के अंदर जो भी सर पढ़ाए वो क्रिएटिव क्वेश्चन हो, नहीं कि बच्चे को लगे कि जो ये बार बार हम बना चुके हैं क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन। खुद से क्वेश्चन को बना करके और तब जाके जो है टेस्ट लिए जाने का काम होता है, ताकि उसमें बच्चा का जो रियल पावर है वो भी जांचा जा सके और इससे बच्चे को जो है आने वाले जो रिजल्ट होता है वो बेहतर होता है इससे। और भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे सारे क्लास वाइज जो होता है टीचर जो होते हैं सारे सब्जेक्ट के रहते हैं, ताकि हर एक जो टीचर है अच्छे से अपने सब्जेक्ट पे काम कर सके और बेहतर परफॉर्मेंस बच्चे को भी जो रिजल्ट में आने का जो उससे फ़ायदा मिलता है, बच्चे को अच्छे से पढ़ पाते हैं सब लोग। और भी जो स्टूडेंट जैसे कि रूरल गांव में जो होता है, रूरल एरिया में जो बच्चे सब का फैमिली उतना जो है इकोनॉमी कंडीशन उतना ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम लोग जो टीम के द्वारा काम किया जाता है, सर सब के द्वारा जो है, जैसे कि उसका क्या हम लोगों के द्वारा क्या उसको जो है फ़ायदा दिया जा सके, ताकि उसको जो पढ़ाई लिखाई में कोई ऐसा बाधा ना आ पाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आ पाए, और उसको भी समान जो है दृष्टिकोण से और समान जो उसके भी जो है अच्छा कैसे प्रदर्शन करे उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो आज के जो हमारा बातचीत है यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू।